we are with section 41 of the Transfer of Property Act 1882. Section 41 brings one of the another doctrine also. तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 41 देखिए कहता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर एंड ऑल्सो दिस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट। तो अगर आपको पेपर में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट आ जाए या ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में बात आ जाए, द सेम थिंग आपको लिख के आनी है दोनों ही क्वेश्चन में अबाउट सेक्शन 41। तो करते हैं बात ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि ऑस्टेंसिबल ओनर किसे कहा गया है। देखिए बच्चे, ऑस्टेंसिबल ओनर वो होता है जिसके पास सारी इंडिकेशंस होती है ओनरशिप राइट की। मतलब अगर आप उसको देखो तो ऐसा लगता है कि ओनर वही है, इंडिकेट आपको ये होगा कि वही ओनर है। सो देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ ओनरशिप विद हिम एंड लुक्स लाइक कि वही ओनर है उस प्रॉपर्टी का, राइट? प्रॉपर्टीज का जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका वही ओनर है, बट इट इज नॉट द रियल ओनर। अगर आप रियलिटी में चेक करो, ही इज नॉट रियल ओनर। तो बेसिकली ये है कि दैट देर इज एन इंडिकेशन ऑफ ओनरशिप इज विद दिस पर्सन अबाउट द प्रॉपर्टी, बट एक्चुअली में वो रियल ओनर नहीं होता है। दस अ पर्सन में हैव पोजेशन हो सकती है उसके पास, इंजॉयमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का, ही में ऑल्सो हैव, नाम भी शायद उसका हो, डॉक्यूमेंट्स में अगर आप चेक करोगे तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नाम भी उसका हो सकता है, बट इवन देन ही मे नॉट बी द रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। So where a person purchase the property in the name of some another person, तो ये माना जाता है कि वो क्या है, हमारी बेनामी ट्रांजैक्शंस जिसको बोलते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन। और जिस पर्सन के नाम वो प्रॉपर्टी की गई है, प्रॉपर्टीज परचेज्ड, उसको बोला जाता है बेनामीदार। मीन सपोज कीजिए ए एंड बी है और ए ने एक प्रॉपर्टी देख ली, वो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, पैसे वही पे करेगा बट उसके राइट पोजेशन सारा बी को दे देगा, और क्या पता कागजों में नाम भी बी के चढ़वा दे, शायद अपने कुछ लाइबिलिटी से बचने के लिए। तो बी जानता है कि एक्चुअल ओनर ए है और ए को भी पता है कि एक्चुअल ओनर मैं हूं, बट अदर पब्लिक जो देखेगी उनको सिचुएशन में या पिक्चर में ये लगता है कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, बी है। दैट्स वाई यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है, बेनामीदार। राइट बच्चे? सो दिस सेक्शन 41 इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द ट्रांसफरर जो होता है वो ऑस्टेंसिबल ओनर हो। मींस ऑस्टेंसिबल ओनर, अगर ऑस्टेंसिबल ओनर यहाँ कौन हुआ, अब बी। ऑस्टेंसिबल ओनर मींस बी अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे जिसका एक्चुअल में वो ओनर नहीं है, वो इस सेक्शन में बात की गई है। बट इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर द पर्सन जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है कि रियल ओनर है। इसका पता कोई नहीं लगा सकता, बिकॉज ही देखने में बी के पास सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी रियल ओनर की, पोजेशन भी होगा, इंजॉयमेंट भी होगी, कागज में भी उसके नाम होंगे। सो एक्सेप्ट द इंटेंशन ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, उसके अंदर खुद से ये नहीं होगी इंटेंशन कि ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, और उसका पता कोई नहीं लगा सकता। इट इज फॉर द कोर्ट टू एस्टेब्लिश वेदर द ट्रांसफरर जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है कि नहीं है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट अ ट्रांजेक्शन जो है वो बेनामी है, इट्स अपॉन ऑन दैट पर्सन हु इज द रियल ओनर। एक अगर कोर्ट में केस चला जाता है और अगर ये बात चल रही है कि ये बेनामी है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ बी इसका रियल ओनर नहीं है, रियल ओनर मैं हूं। राइट बच्चे? तो अगर आप किसी चीज के बाय चांस मालिक नहीं है, अब हम यहीं से देखते हैं कि बी इस प्रॉपर्टी का सपोज मालिक ही नहीं है, तो वो आप किसी और को बेच भी नहीं सकते। जनरल रूल हमारा यही कहता है, आपने सेल भी पढ़ी थी। ऑल्सो इन सेल्स एक्ट वी सेड व्हाट, नो सेलर, सेल्स एक्ट में क्या था, दैट नो सेलर कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है? जिस सेलर के पास है, जिस पर्सन के बाद खुद ही उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को क्या ट्रांसफर करेगा। इवन यू सॉ द मैक्सिम दैट इज नेमो दैट क्वेड नोन हैबिट, है ना? ये सुना है ना मैक्सिम? इसका मतलब इफ सेलर इज नॉट द ओनर, बायर विल ऑल्सो नॉट बिकम द
ओनर। एंड सेम रूल इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी एप्लीकेबल होता है कि टाइटल ऑफ बायर हमेशा डिपेंडेंट किस पे रहता है, अपॉन द टाइटल ऑफ सेलर। टाइटल बायर का किस पे डिपेंड रहेगा, सेलर के टाइटल पे। तो अगर सेलर ही उसका ऑनर नहीं है तो बायर कैसे बन जाएगा, है ना। अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि अगर ऑस्टेंसिबल ओनर है, बी उसका एक्चुअल ओनर नहीं ही है, तो कैसे प्रॉपर्टी आगे किसी को बेचेगा। अब हम वही बात कह रहे हैं कि जो ये मैगजिम है इसकी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 41 इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस मैगजिम। दैट इज कि अगर कोई पर्सन ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, बट वह प्रिटेंड कर रहा है कि वही मालिक है, जैसे यहाँ पर बी हर इंटेंशन से लग रहा है कि वही मालिक है, और वो ट्रू ओनर के सामने ये बात भी बोल रहा है किसी पर्सन को। सपोज यहाँ पे सी पर्सन है, ए और बी दोनों खड़े हैं, और बी कह रहा है कि मेरा जो वहां पर प्रॉपर्टी है ना, उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। इवन ए इज स्टैंडिंग, और ए को भी पता है कि ये उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जिसका रियल ओनर मैं खुद हूं, और ए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। सो ट्रू ओनर ऑब्जेक्शन रेज भी नहीं कर रहा, फिर चाहे सेलर ओनर है या नहीं है ये बात नहीं है, और बायर उसे ही ओनर मान रहा है। सी अब कुछ रीजनेबल, सी ने पूरे अपनी तरफ से हर चीज देख ली कि हाँ इसका तो एक्चुअल ओनर बी ही है, उसने पोजेशन देख ली बी के पास है, इंजॉय भी उस प्रॉपर्टी को बी कर रहा है, यूज भी वही कर रहा है, कागजों में भी नाम बी का है, तो सी ने तो जनरल अपने तरफ से हर चीज चेक कर ली, इन गुड फेथ उसने प्रॉपर्टी को खरीद लिया। नाउ क्या होता है, उसने बी को ओनर माना है। दैट्स वाई यहाँ पर अब कल अगर कुछ भी क्वेश्चन रेज होगा तो ए ये नहीं बोल सकता नाउ ए इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द बीज टाइटल। ए यहाँ पर अब ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं इसका टाइटल मैं, ये इसका ओनर मैं नहीं हूँ। ओके, एंड द सेम वे बी, वो जो ट्रांजैक्शन हुई है, वो जो ट्रांसफर होगा वो एक वैलिड ट्रांसफर होगा। राइट बच्चे। सो section 41 provides that where an immovable property is transferred by this ostensible owner with express or implied consent, real owner की consent के साथ ट्रांसफर, फिर वो कैन नॉट बी डिनाइड बाय द रियल ओनर, प्रोवाइडेड किस चीज में, अगर सी ने गुड फेथ में वो चीज एक्सेप्ट करी है। रियल ओनर जो है इज प्रिक्लूडेड और स्टॉप्ड, अब ए जो होगा ही इज stopped from denying the fact. Okay, he is stopped from denying transfer on the ground that transferor was unauthorized person. वो ये नहीं बोलेगा कि B तो unauthorized था, no, you were standing there and you were not denying, so that's why यहाँ पर Indian Evidence Act का section 115 जो कि स्टॉपल की बात करता है, रूल ऑफ स्टॉपल की, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट प्रोवाइड्स क्या, कि वेयर अ पर्सन, सेक्शन 115 क्या कहता है, वेयर अ पर्सन बाय हिज डेक्लेरेशन या अपने किसी एक्ट से दूसरे पर्सन को ऐसा बिलीव करवा देता है कि जो भी वो कर रहा है वो सच है, एंड दैट एक्ट अपॉन सच बिलीफ ही शैल नॉट बी अलाउड लेटर, कि वो उस एक्ट को अब डिनाई करे। आपने गुड बिलीफ में उस एक्ट से एक्ट किया कि सी को ये बिलीव हो जाए कि ये प्रॉपर्टी बी की ही थी, तो अब वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। एंड सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स इक्विटेबल रेमेडी टू द बोनाफाइड परचेजर। इसमें सी की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो जो ट्रांसफर मेड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ये एक ट्रू थिंग थी और उसकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं थी, दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड ट्रांसफर, और सी को इसमें फुल कंपनसेशन मिलेगी। राइट बच्चे। सो अगर अब आप सेक्शन 41 के एसेंशियल चीज देखें तो क्या बोलोगे, दैट देयर इज ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन देयर इज फॉर कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन लेन देन की बात हुई है, सी ने इन रिटर्न पैसे दिए हैं प्रॉपर्टी के लिए, एंड सी जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ, उसकी तरफ से कोई भी फ्रॉड की बात नहीं की गई, एंड ट्रांसफरी ने एक्साइज द रीजनेबल केयर इन फाइंडिंग आउट द ट्रांसफरर पावर टू मेक द ट्रांसफरर, मीन्स सी ने एक एक्सरसाइज जो करी है, रीजनेबल करी है, उसने सब कुछ पता लगा के ही प्रॉपर्टी को खरीदा है। ओके, अगर उसको पहले से आइडिया था कि नहीं ए इसका ओनर है बी नहीं है, तो तब सी को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। राइट बच्चे। सो बेसिकली अगर हम जनरल रूल सेल का देखें तो सेल का जनरल रूल क्या होता है, ओनर जो होता है ही कैन कन्वे द ओनरशिप प्लस दिस नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट, ये मैक्सिम फॉलो होता है, एंड टाइटल ऑफ बायर जो होता है इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द टाइटल ऑफ द सेलर। बट अगर हम इसकी एक्सेप्शन चेक करें, एक्सेप्शन इज सेक्शन 41 जो ये क्या कहता है, दैट सेलर कैन बी द
सेलर इज नोन ओनर, वो ओनर नहीं है एक्चुअल में, प्लस ही इज अ प्रिटेंडिंग ओनर, वो प्रिटेंड कर रहा है ऐसा इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक कि मैं इसका ओनर हूं, एंड प्लस इन प्रेजेंस ऑफ द रियल ओनर, वो ऐसा प्रिटेंड किसके सामने कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ रियल ओनर, प्लस ट्रू ओनर डिडंट ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर ए था इसने नहीं ऑब्जेक्ट किया, दैट्स वाई जो रियल ओनर है, सॉरी रियल ओनर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वो मना नहीं कर रहा है और वो भी ऐसे ही शो करवा रहा है, हाँ हाँ बी की प्रॉपर्टी बी ही दे रहा है, एंड दैट्स वाई ये जो सेक्शन है, ये जो ट्रांसफर है, ये वैलिड माना जाएगा, और इसमें ये एक वैलिड ट्रांसफर के थ्रू ही ऐसा होगा, जो जो हमने ट्रांसफर में राइट्स ड्यूटीज देखी वो इसमें भी एप्लीकेबल होंगी, कंपनसेशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी. So now you are full acquainted with the information of section 41. What is doctrine of holding out means ये एक hold पे रख देता है और आप उसको deny नहीं कर सकते. That's why its name is ostensible owner. आपको अच्छे समझ में आ गया. एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको पहले एग्जाम्पल देना है, आपको इन डिटेल बताना है कि ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है और फिर ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू जो ट्रांसफर किया जाता है वो क्या होता है और क्या वो वैलिड होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, और ऐसे आप अपने क्वेश्चन को पूरा कंक्लूड करेंगे. So with this session is over. Stay tuned for the next one. Till then, keep enjoying, keep studying. Thank you.